हर हर महादेव सभी को। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक मेला है। इस दौरान संपूर्ण भारत के लोग एक जगह एकत्रित होकर नदी में स्नान करते हैं, संतों के प्रवचन सुनते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही अपने जीवन को सुंदर बनाने के सूत्र साथ ले जाते हैं। आओ जानते हैं कि कुंभ क्या है, क्यों मनाया जाता है और कहाँ कहाँ कब इसका आयोजन होता है। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। कुंभ एक मेला ही नहीं, महापर्व भी है। सभी पर्वों में कुंभ सर्वोपरि है। धार्मिक सम्मेलनों की यह परंपरा भारत में वैदिक युग से ही चली आ रही है, जब ऋषि और मुनि किसी नदी के किनारे जमा होकर धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक रहस्यों पर विचार विमर्श किया करते थे। यह परंपरा आज भी कायम है। कुंभ आयोजन क्यों होता है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। कुंभ मेले के आयोजन के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। जब जब इस मेले के आयोजन की शुरुआत होती है, सूर्य पर हो रहे विस्फोटक बढ़ जाते हैं और इसका असर धरती पर भयानक रूप में होता है। देखा गया है कि प्रत्येक 11 से 12 वर्ष के बीच सूर्य पर परिवर्तन होते हैं। संभवतः प्राचीन ऋषि इस बात को जानते थे, तभी यह आयोजन करके इस बात के संकेत दिए गए। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले निकला कालकूट नामक विष, जिसे भगवान शंकर ने पीकर अपने कंठ में रोक लिया था। इसीलिए वे नीलकंठ कहलाए। समुद्र मंथन के अंत में निकला था अमृत भरा घड़ा। इसी के लिए हुआ था समुद्र मंथन। देवताओं और दैत्यों में अमृतपान के लिए होड़ लग गई थी। देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत बंटवारे को लेकर जब झगड़ा हो रहा था, तथा देवराज इंद्र के संकेत पर उनका पुत्र जयंत जब अमृत कुंभ लेकर भागने की चेष्टा कर रहा था, तब कुछ दैत्यों ने उसका पीछा किया। अमृत कुंभ के लिए स्वर्ग में 12 दिन तक संघर्ष चलता रहा और उस कुंभ से 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई। यह स्थान पृथ्वी पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक थे। यही कारण है कि यहीं पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। कहते हैं कि उस दौरान कुंभ की नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है। इसीलिए इसमें स्नान और आचमन करने का महत्व अत्यधिक होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि कुंभ का आयोजन कहाँ कहाँ और कब कब होता है। कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर कुंभ का पर्व हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। मेष राशि के चक्र में बृहस्पति एवं सूर्य और चंद्र के मकर राशि में प्रवेश करने पर अमावस्या के दिन कुंभ का पर्व प्रयाग में आयोजित होता है। एक अन्य गणना के अनुसार मकर राशि में सूर्य का एवं वृष राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर कुंभ पर्व प्रयाग में आयोजित होता है। सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश होने पर कुंभ पर्व गोदावरी के तट पर नासिक में होता है। अमावस्या के दिन बृहस्पति सूर्य चंद्र के कर्क राशि में प्रवेश होने पर भी कुंभ पर्व गोदावरी तट पर आयोजित होता है। इस कुंभ को सिंहस्थ कुंभ इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिंह राशि में बृहस्पति का प्रवेश होता है। सिंह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर यह पर्व उज्जैन में होता है। इसके अलावा कार्तिक अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र के साथ होने पर एवं बृहस्पति के तुला राशि में प्रवेश होने पर मोक्षदायक कुंभ उज्जैन में आयोजित होता है। इस कुंभ को सिंहस्थ इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिंह राशि में बृहस्पति का प्रवेश होता है। पौराणिक ग्रंथों जैसे नारदीय पुराण, शिव पुराण एवं वराह पुराण
और ब्रह्म पुराण आदि में भी कुंभ एवं अर्ध कुंभ के आयोजन को लेकर ज्योतिषीय विश्लेषण उपलब्ध है। कुंभ पर्व हर 3 साल के अंतराल पर हरिद्वार से शुरू होता है। हरिद्वार के बाद कुंभ पर्व प्रयाग, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। प्रयाग और हरिद्वार में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व एवं प्रयाग और नासिक में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व के बीच 3 साल का अंतराल होता है। मान्यता है कि अमृत कलश की प्राप्ति हेतु देवता और राक्षसों में 12 दिन तक निरंतर युद्ध चलता रहा। हिंदू पंचांग के अनुसार देवताओं के 12 दिन अर्थात मनुष्य के 12 वर्ष माने गए हैं। इसीलिए कुंभ का आयोजन भी प्रत्येक 12 वर्ष में ही होता है। मान्यता यह है कि कुंभ भी 12 होते हैं, जिनमें से 4 का आयोजन धरती पर होता है और शेष 8 का आयोजन देवलोक में। इसी मान्यता अनुसार प्रत्येक 144 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसका महत्व अन्य कुंभों की अपेक्षा और बढ़ जाता है। कुंभ मेले का आयोजन 4 जगहों पर होता है: हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। उक्त 4 स्थानों पर प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में कुंभ का आयोजन होता है। इसीलिए किसी एक स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद ही कुंभ का आयोजन होता है। जैसे उज्जैन में कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो उसके बाद अब 3 वर्ष बाद हरिद्वार, अगले 3 वर्ष बाद प्रयाग और फिर अगले 3 वर्ष बाद नासिक में कुंभ का आयोजन होगा। उसके 3 वर्ष बाद फिर से उज्जैन में कुंभ का आयोजन होगा। उज्जैन के कुंभ को सिंहस्थ कहा जाता है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि अर्ध कुंभ और सिंहस्थ कुंभ में क्या अंतर है। अर्ध का अर्थ होता है आधा। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। पौराणिक ग्रंथों में भी कुंभ एवं अर्ध कुंभ के आयोजन को लेकर ज्योतिषीय विश्लेषण उपलब्ध है। कुंभ पर्व हर 3 साल के अंतराल पर हरिद्वार से शुरू होता है। हरिद्वार के बाद कुंभ पर्व प्रयाग, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। प्रयाग और हरिद्वार में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व में एवं प्रयाग और नासिक में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व के बीच में 3 साल का अंतराल होता है। यहाँ माघ मेला संगम पर आयोजित एक वार्षिक समारोह है। सिंहस्थ का संबंध सिंह राशि से है। सिंह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है। इसके अलावा सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश होने पर कुंभ पर्व का आयोजन गोदावरी के तट पर नासिक में होता है। इसे महाकुंभ भी कहते हैं, क्योंकि यह योग 12 वर्ष के बाद ही होता है। इस कुंभ के कारण ही यह धारणा प्रचलित हो गई कि कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में ही होता है, जबकि यह सही नहीं है। हरिद्वार का संबंध मेष राशि से है। कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर कुंभ का पर्व हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ का भी आयोजन होता है। प्रयाग कुंभ का विशेष महत्व इसीलिए है क्योंकि यह 12 वर्षों के बाद गंगा, यमुना एवं सरस्वती के संगम पर आयोजित किया जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयाग में किया जाता है। अन्य मान्यता के अनुसार मेष राशि के चक्र में बृहस्पति एवं सूर्य और चंद्र के मकर राशि में प्रवेश करने पर अमावस्या के दिन कुंभ का पर्व आयोजित किया जाता है। एक अन्य गणना के अनुसार मकर राशि में सूर्य का एवं वृष राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर कुंभ पर्व प्रयाग में आयोजित होता है। 12 वर्षों में एक बार सिंहस्थ कुंभ मेला नासिक एवं त्र्यंबकेश्वर में आयोजित होता है। सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश होने पर कुंभ पर्व गोदावरी के तट पर नासिक में होता है। अमावस्या के दिन बृहस्पति, सूर्य एवं चंद्र के कर्क राशि में प्रवेश होने पर भी कुंभ पर्व गोदावरी तट पर आयोजित होता है।
सिंह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर यह पर्व उज्जैन में होता है। इसके अलावा कार्तिक अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र के साथ होने पर एवं बृहस्पति की तुला राशि में प्रवेश होने पर मोक्षदायक कुंभ उज्जैन में आयोजित होता है। दरअसल अमृत पर अधिकार को लेकर देवता और दानवों के बीच लगातार 12 दिन तक युद्ध हुआ, जो मनुष्य के 12 वर्ष के समान है। अतः कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और 8 कुंभ देवलोक में होते हैं। समुद्र मंथन की कथा में कहा गया है कि कुंभ पर्व का सीधा संबंध तारों से है। अमृत कलश को स्वर्गलोक तक ले जाने में जयंत को 12 दिन लगे। देवों का एक दिन मनुष्य के 12 वर्ष के बराबर है। इसीलिए तारों के क्रम के अनुसार हर 12वें वर्ष कुंभ पर्व विभिन्न तीर्थ स्थानों पर आयोजित किया जाता है। युद्ध के दौरान सूर्य, चंद्र और शनि आदि देवताओं ने कलश की रक्षा की थी। अतः उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र, सूर्य आदि ग्रह जब आते हैं तब कुंभ का योग होता है और चारों पवित्र स्थलों पर प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर क्रमानुसार कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अर्थात अमृत की बूंदें छलकने के समय जिन राशियों में सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति की स्थिति के विशिष्ट योग अवसर रहते हैं, वहाँ कुंभ पर्व इन राशियों के ग्रहों के संयोग पर आयोजित होता है। इस अमृत कलश की रक्षा में सूर्य, गुरु और चंद्रमा के विशेष प्रयत्न रहे हैं। इसी कारण इन्हीं ग्रहों की उन विशिष्ट स्थितियों में कुंभ पर्व मनाने की परंपरा है। अमृत की ये 4 बूंदें जहांगीरी, गंगा नदी प्रयाग और हरिद्वार, गोदावरी नदी नासिक, क्षिप्रा नदी उज्जैन, सभी नदियों का संबंध गंगा से है। गोदावरी और गोमती गंगा के नाम से पुकारते हैं। क्षिप्रा नदी को भी उत्तरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर गंगा गंगेश्वर की आराधना की जाती है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो चुका है और रोजाना करीब लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस मेले में अमृत स्नान यानी कि शाही स्नान का विशेष महत्व है। पहला अमृत स्नान 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन संपन्न हुआ था, जिसमें लगभग 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा जी में डुबकी लगाई। अब दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी 2025 को होने जा रहा है, जो मौनी अमावस्या के दिन पड़ेगा। हिंदू धर्म में इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा है। ज्योतिष की माने तो 23 दिन शुभ योग का निर्माण होने जा रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। ऐसे में आइए जानते हैं इसका महत्व और स्नान दान का शुभ मुहूर्त। मौनी अमावस्या को माघी या माघ अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन का खास महत्व है क्योंकि इस दिन लोग मौन व्रत रखते हैं और पितरों का तर्पण करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि इस दिन मौन व्रत रखने से कार्यों में सफलता मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है। इतना ही नहीं, इस दिन पितृ को तर्पण और दान करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की अमावस्या तिथि 28 जनवरी को शाम 7:32 पर शुरू होगी और 29 जनवरी को शाम 6:05 पर समाप्त होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार 29 जनवरी 2025 को अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:25 से 8:18 तक रहेगा। इसके बाद प्रातः संध्या मुहूर्त 5:51 से 7:11 तक रहेगा। इस मुहूर्त में श्रद्धालु गंगा में स्नान कर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन होगा।
मौनी अमावस्या और दूसरा अमृत स्नान महाकुंभ के सबसे खास और महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन पितृतर्पण और दान का महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन के दौरान बनने वाले ज्योतिषीय संयोग इसे और भी खास बनाते हैं। ज्योतिष के अनुसार इस बार मौनी अमावस्या पर चंद्रमा, बुध और सूर्य मकर राशि में त्रिवेणी योग बना रहे हैं। सभी अमावस्या में मौनी अमावस्या बेहद खास मानी जाती है। कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, यह दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन जल तर्पण और पिंडदान के लिए किए गए कार्य किए जाते हैं। इस दिन किया गया दान पुण्य का 10 गुना फल ज़्यादा मिलता है। आप किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन खिलाकर पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन आप व्रत भी कर सकते हैं। कहते हैं कि अमावस्या के दिन पितरों अपने वंशजों से मिलने के लिए आते हैं। ऐसे में इस दिन श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करने से घर के सभी सदस्यों को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं अमावस्या पर तिल का दान करने से पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि आती है। आप किसी पंडित या ज़रूरतमंद को काले तिल या सफ़ेद तिल या इससे बने लड्डू या रेवड़ी का दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन अन्न और वस्त्र का दान करने से गरीबी दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। आप किसी गरीब को चावल, गेहूं या बाजरे जैसे अन्न और गर्म वस्त्र दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन जल का घड़ा दान करने से जीवन में शांति और पुण्य बढ़ता है। आप तांबे या मिट्टी के घड़े में पानी भरकर दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन कंबल और जूते दान करना भी लाभदायक होता है। सर्दियों में ज़रूरतमंदों को आप कंबल या जूते दान कर सकते हैं। कहते हैं कि इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। हिंदू धर्म में गोदान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन किसी भी गौशाला या ब्राह्मण को गाय का दान करें। इसे हिंदू मान्यताओं में सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ माँ गंगा की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन सूर्य देवता की भी पूजा जरूर करें। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन मौन व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन शाम के समय तुलसी के पास घी का दिया जलाएं। अमावस्या के दिन अवश्य यह करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन दान करने से व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि इस दिन ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें और पितरों का आशीर्वाद इससे आपको मिलेगा। इसके साथ ही मौनी अमावस्या के दिन सात्विक भोजन ही करें। मौनी अमावस्या का दिन हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है, इसीलिए इस दिन तामसिक चीज़ों से दूर रहें। इस दिन मांस, मदिरा और लहसुन प्याज खाने से बचना चाहिए। इस दिन पर किसी से वाद विवाद ना करें और ना ही किसी से झूठ बोलना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। कोशिश करें कि इस दिन जल्दी उठ जाएं, क्योंकि इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।